नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरिक लिपि के बारे में बताऊंगी कि लिपि क्या होती है। पिछला वीडियो में मैंने भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का वर्गीकरण तथा उपभाषाएं और बोलियों के बारे में बताए थे। आज हम लिपि के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, यानी लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ उसको हिंदी कहते हैं, और जो आप यह लिखा हुआ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसे लिपि कहते हैं। और यह लिपि कौन सी है? तो यह लिपि देवनागरिक लिपि है। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की लिपियां पाई जाती हैं, अर्थात भारत में मुख्यतः 3 लिपियों की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले है सिंधु लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है ब्राह्मी लिपि। तो थोड़ा थोड़ा सिंधु लिपि और खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि के बारे में आप जान लें कि सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि क्या होती है। तो सबसे पहले सिंधु लिपि के बारे में जानते हैं कि सिंधु लिपि क्या होती है। तो सिंधु लिपि का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये जो सिंधु लिपि है इसका समय काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु लिपि को ध्वनिमूलक अक्षरात्मक लिपि भी माना जाता है। सिंधु लिपि को ध्वनिमूलक अक्षरात्मक लिपि भी माना जाता है। सिंधु लिपि को दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात ऐसे लिखी जाती है। देखिए, दाएं से ऐसे शुरुआत होगी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसे सिंधु लिपि ऐसे लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। चूँकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको ये मतलब कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए ये मान्य नहीं माना जाता है। अब आते हैं खरोष्टी लिपि पे। तो खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि से निकली हुई है। ये जो खरोष्टी लिपि है वो अरमाइक लिपि से निकली हुई है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि मतलब ऐसे लिखी जाती है। ये दायां हुआ, ये दायां, और इधर से ऐसे ये बायां, ये दायां हुआ, दायां, इधर से ये बायां, ऐसे लिखी जाती है। ऐसे करके ऐसे 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 दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिकंदर के आक्रमण के बाद बल्ख पर यूनानियों का शासन जब स्थापित हुआ तो यूनानियों ने अपने सिक्कों को खरोष्टी लिपि में प्रयोग किया। जो सिकंदर थे, जब आक्रमण के समय जब यूनानियों का शासन जब स्थापित हुआ तो यूनानियों ने अपने सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, अर्थात उनके सिक्कों पर जो अक्षर दिखाई दे रहे, जो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वो खरोष्टी लिपि में थे। खरोष्टी लिपि का समय काल ईसा के 3री शताब्दी से, खरोष्टी लिपि का समय काल ईसा के 3री शताब्दी से ईसा के 4थी शताब्दी तक माना जाता है। ये जो खरोष्टी लिपि है इसका समय काल ईसा के 3री शताब्दी से ईसा के 4थी शताब्दी तक माना जाता है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। ये जो लिपि है खरोष्टी लिपि, यह अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। और ये सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में से शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख जो थे वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। जो सम्राट अशोक की 13 शिलाएँ हैं उसमें जो शहबाजगढ़ी है और मनसेहरा के अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। अब आते हैं ब्राह्मी लिपि पे। अब देखिए, ये ब्राह्मी लिपि के बारे में जान लीजिए कि ब्राह्मी लिपि क्या है। तो ब्राह्मी लिपि पूर्णतः भारतीय लिपि है। ये जो ब्राह्मी लिपि है वो पूर्णतः भारतीय लिपि है, यानी भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हुई थी। यानी भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हुई मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ये जो ब्राह्मी लिपि है इसका सबसे
पहले प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। और ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं शताब्दी का है, जो बौद्धकालीन है। यानी ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं शताब्दी का है, जो बौद्धकालीन है। यानी ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख हैं वो बौद्ध काल के समय में देखने को मिलते हैं। जैसे अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। जैसे रूमीन देई स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। फिर गिरनार का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। शिलालेख का मतलब, शिलालेख के बारे में जान लीजिए कि शिलालेख का मतलब होता है किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना, यानी शिलाओं या पत्थर पर लिखा हुआ लेख यानी रचना। मतलब किसी भी पत्थर या चट्टान पर खोद कर जो लिखित रचना होती है उसे शिलालेख कहते हैं। ये ऐसे ही जैसे स्तंभ लेख क्या है, तो स्तंभ लेख जो खंभे होते हैं, बड़े बड़े खंभे पहले राजा बनवाते थे। जैसे आजकल ये जैसे ओवर ब्रिज का देख रहे हैं, नीचे का जो ये पाइप लगा के बनता है ओवर ब्रिज, वैसे पहले के लोग खंभे बनवाते थे बहुत बड़े बड़े, और उसी पे ये लिखित रूप में अपना वो लिखवाते थे ताकि आगे के लोग उसको देख सके, पढ़ सकें, और जो इतिहास पीछे का वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो स्तंभ लेख होता है, जो स्तंभ का मतलब खंभा होता है, यानी जो पिलरों पे जो खोद कर लिखा जाने वाला इतिहास। पहले के शासक शिलालेखों और स्तंभ लेख लिखते थे ताकि भविष्य में इतिहास को लोग याद कर सकें या पढ़कर उसका पालन कर सकें। तो किस राजा की अपने जीवन काल में क्या उपलब्धि है, वही वो शिलालेख के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ताकि आगे के लोग उस इतिहास को जान सके। तो वही स्तंभ लेख है। और शिलालेख का मतलब जो पत्थरों पे अंकित होता था, बड़े बड़े चट्टानों पे बनवा के, आया स्तंभ लेख जो खम्भा जैसा बनवा के उसी पे वो लिखा जाता था। तो देखिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्यों ने शुरू किया, यानी उसके बाद वैदिक काल का प्राचीनतम नमूना 500 ईसा पूर्व यानी महात्मा बुद्ध के समय से देखने को मिलता है। फिर आता है गुप्त कालीन। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वैदिक जो आर्य थे वो इसका शुरुआत किए, उसके बाद गुप्त काल में बौद्ध काल में ये पला बढ़ा, मतलब फला फूला इसका विकास हुआ। फिर ये गुप्त काल में यानी 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है। यानी गुप्त काल में ये जो था ये ब्राह्मी लिपि, इसके 2 भाग हो गए, यानी ये 2 भाग में बट गया। तो देखिए ब्राह्मी लिपि उत्तर ब्राह्मी लिपि में और दक्षिण ब्राह्मी में, ये 2 भागों में बट गया, उत्तर लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि। तो इसके बारे में जान लीजिए। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि को जानने से पहले आप भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जान लें, तभी इसे समझना एकदम आसान हो जाएगा कि उत्तर भारत में क्या था, दक्षिण भारत में क्या था। तो भारत के उत्तरी भाग यानी उत्तर दिशा में जो राज्य आते हैं, भारत के उत्तरी भाग ये उत्तर ब्राह्मी, तो उत्तरी दिशा में जो राज्य आते हैं वो ज़्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जिसमें मतलब 10 हिंदी राज्य के अतिरिक्त गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को भी माना जाता है। अब तो चूँकि भारत का जो ये मानचित्र बदल चुका है, पहले कुछ और था इसके अंदर कई राज्य मिलके एक राज्य हुआ करते थे। अब तो इसके अंदर आज के जो राज्य हैं, मतलब आज का मानचित्र उसके हिसाब से भारत में हिंदी भाषी 10 राज्य हैं, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये गुजरात, यानी इसी के अंदर को तो उत्तर ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इतने राज्य आज के जो राज्य हैं वो आते हैं। इन्हीं के अंतर्गत उत्तर ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अब आते हैं दक्षिण ब्राह्मी लिपि के अंदर। तो भारत के दक्षिणी भाग यानी दक्षिण दिशा में जो राज्य आते हैं उनमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आते हैं, और इन्हीं के अंतर्गत दक्षिण ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। जो दक्षिण भारत के राज्य आते हैं उसी के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तो इन्हीं के अंतर्गत दक्षिण ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। और उत्तर भारत में जो ये 10 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं
उसके अतिरिक्त गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आता है, तो उत्तर ब्राह्मी लिपि का विकास वहाँ पे हुआ। तो आपने जाना कि उत्तर दिशा में कितने राज्य हैं और दक्षिण दिशा में कितने राज्य। जब तक आप राज्य नहीं जानेंगे तब तक ये लिपि मतलब इतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो अब आते हैं, अब इसका थोड़ा सा इसका विस्तृत जान लीजिए कि उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि क्या होता है। तो सबसे पहले दक्षिण ब्राह्मी लिपि के बारे में जानिए। तो ये जो दक्षिण ब्राह्मी लिपि है, ये दक्षिणी लिपि को दक्षिणी शैली भी कहते हैं। ये जो दक्षिण ब्राह्मी लिपि है इसको दक्षिणी शैली भी कहते हैं। और दक्षिण ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, ये देखिए तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि और मलयालम लिपि आते हैं। यानी दक्षिण भारत के राज्यों की जो भिन्न भिन्न भाषा है वो इन्हीं लिपियों की देन है। तो आपने जाना कि दक्षिण ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कितने लिपियों का विकास हुआ। तो ये तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, देखिए ये तेलुगु है और ये तमिल है, और ये मलयालम लिपि का विकास हुआ। अब आते हैं उत्तर ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि उत्तर ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सा क्या क्या है। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि जो है, उत्तर ब्राह्मी लिपि को उत्तर शैली भी कहा जाता है, और इस लिपि का विकास उत्तरी राज्यों के अंतर्गत हुआ। इसमें मुख्यतः 10 हिंदी भाषी राज्य है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, और वो उन राज्यों के बारे में बता चुकी हैं कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि का समय 350 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो उत्तर ब्राह्मी लिपि है इसका समय 350 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसी से देखिए ये गुप्त लिपि होगा। उत्तर ब्राह्मी से धीरे धीरे विकास हुआ तो ये गुप्त लिपि कहा गया। और गुप्त लिपि जो है इसका समय काल चौथवीं से 5वीं सदी माना जाता है। यानी 4वीं और 5वीं सदी माना जाता। गुप्त लिपि उत्तर ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप माना जाता है। ये उत्तर ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त लिपि का विकास हुआ। अभी इसके बाद देखिए गुप्त लिपि को गुप्त ब्राह्मी लिपि गुप्त काल के शासकों की वजह से कहा जाता है। ये जो गुप्त लिपि है इसको गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त काल के शासकों की वजह से कहा जाता है। गुप्त काल के शासकों में जैसे श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सारे जो गुप्त शासक थे जो उत्तर भारत में शासन किए, जिनके ज़्यादातर अभिलेख बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आज झांसी में है, फिर नचला कृष्णा का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, फिर मणिहार का मंदिर बिहार में है, फिर जूनागढ़ अभिलेख द्वारा विष्णु के 52 अवतार का वर्णन का उल्लेख है। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसके द्वारा विष्णु के 52 अवतार का वर्णन का उल्लेख भी मिलता है। और दूसरा उदयगिरी के गुहा अभिलेख द्वारा बराह अवतार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों मैं यह सब इसलिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप इतना समझने कि वो कभी भूले नहीं। तो आपने जान ही लिया कि गुप्त लिपि के अंतर्गत कौन कौन से शासक थे और किनका शासन था और कौन सा राज्य था। अब गुप्त लिपि से फिर सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि का विकास हुआ जो 6वीं सदी से 9वीं सदी तक मानी जाती है। जो 6वीं सदी से 9वीं सदी तक मानी जाती है। तो सिद्ध मातृका लिपि को कुटिल लिपि भी कहा जाता है। सिद्ध मातृका लिपि को कुटिल लिपि भी कहा जाता है। और सिद्ध मातृका कुटिल लिपि का समय कल मैं बता ही चुकी कि 6वीं सदी से 8वीं या 9वीं सदी तक मानी जाती है। अब इसी कुटिल लिपि जो है सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने नाम दिया था न्यून कोड़ी है। ये जो सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि है इसको डॉक्टर बुलर ने नाम दिया था न्यून कोड़ी। तो बोध गया का अभिलेख जिसका समय काल 588 और 89 है वह सिद्ध मातृका लिपि में ही मिलता है। अच्छा, जो बोध गया का अभिलेख है जिसका समय काल 588 या 89 है वह सिद्ध मातृका लिपि में मिलता है। तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि की 2 शाखाएं विकसित हुई। अब देखिए ये सिद्ध मातृका लिपि जिसको कुटिल लिपि भी कहा जाता है, इनकी 2 शाखाएं विकसित हुई। एक हुई नागरिक लिपि और दूसरी हुई शारदा लिपि। एक हुई ये नागरिक लिपि और दूसरी हुई शारदा लिपि।
तो अब ये जान लीजिए कि शारदा लिपि के अंतर्गत कौन से आते हैं, फिर नागरी लिपि के बारे में जान लीजिएगा। तो शारदा लिपि का जो समय काल है वो 10वीं सदी है, 10वीं सदी यानी 10वीं शताब्दी मानी जाती है। शारदा लिपि का समय काल 10वीं शताब्दी मानी जाती है। इस लिपि के अंतर्गत अलग अलग लिपियों का विकास हुआ जो इस प्रकार है। इस लिपि के अंतर्गत अलग अलग लिपियों का विकास हुआ जो इस प्रकार है। जैसे पहला है गुरुमुखी लिपि, फिर कश्मीरी लिपि, लहदा लिपि और टाकरी लिपि। शारदा लिपि के अंतर्गत गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि, लहदा लिपि और टाकरी लिपि का विकास हुआ। अब आते हैं नागरिक लिपि, जिससे हमारी ये देवनागरिक लिपि का विकास हुआ। जो देवनागरिक लिपि के बारे में विस्तृत जानना है कि ये लिपि क्या है, तो ये आते हैं नागरिक लिपि। इसका जो समय काल है वो 9वीं शताब्दी मानी जाती है। नागरिक लिपि की 2 शाखाएं हुई। ये जो नागरिक लिपि हैं इसकी 2 शाखाएं हुई। पहला है पश्चिमी शाखा और दूसरा है पूर्वी शाखा। जो पहला है पश्चिमी शाखा के अंतर्गत विभिन्न लिपियों ने जन्म लिया जो इस प्रकार है। तो पहला है ये देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि तो सबको पता है कि देवनागरिक लिपि क्या है। दूसरा है राजस्थानी लिपि, देखिए, और ये तीसरा है गुजराती लिपि, चौथा है महाजनी लिपि, पांचवा है कैथी लिपि। तो ये नागरिक लिपि के पश्चिमी शाखा के अंतर्गत ये लिपियों का विकास हुआ। और पूर्वी शाखा जो है, पूर्वी शाखा के अंतर्गत बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि का विकास हुआ। जो पश्चिमी शाखा है, पूर्वी शाखा है, उसके अंतर्गत बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि का विकास हुआ। मैं ये डायग्राम इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, कैसे इसका विस्तार हुआ है। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इतने लिपियों का कैसे विस्तार हुआ। तो इस प्रकार आपने सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि के विकास के बारे में जाना। अब जानते हैं कि देवनागरिक लिपि क्या है। तो पहले ये देख लीजिए, देखिए ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से 2 भाग हुआ, उत्तर ब्राह्मी लिपि, दक्षिण ब्राह्मी लिपि। दक्षिण ब्राह्मी लिपि से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि और ये मलयालम लिपि का विकास हुआ। इधर ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, जिसका समय काल 4वीं या 5वीं सदी मानी जाती है। फिर गुप्त लिपि से सिद्धि मातृका लिपि या कुटिल लिपि का विकास हुआ, जो 6वीं सदी से 9वीं सदी मानी जाती है। कुटिल लिपि का 2 भाग हो गया, 2 भागों में ये बट गया, नागरिक लिपि और शारदा लिपि। नागरिक लिपि 9वीं सदी और नागरिक लिपि फिर 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा के अंतर्गत बांग्ला लिपि, असमी लिपि, देखिए बांग्ला लिपि, असमी लिपि, उड़िया लिपि का विकास हुआ। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत देवनागरिक लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि और कैथी लिपि का विकास हुआ। इधर ये शारदा लिपि जो 10वीं सदी से मतलब इसका समय काल माना जाता है, तो इसके अंतर्गत गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि, लहदा लिपि, टाकरी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाब में जानते हैं, कश्मीरी लिपि और जम्मू कश्मीर का है। तो ऐसे ही ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इतने लिपियों का विकास हुआ। अब आते हैं देवनागरिक लिपि में। हम जानते हैं कि देवनागरिक लिपि क्या है। अब जानते हैं कि देवनागरिक लिपि क्या है। तो देवनागरिक लिपि में आप जान जाइए कि देवनागरिक लिपि क्या है और ये इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देवनागरिक लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी माना जाता है। ये जो देवनागरी लिपि है उसको लोकनागरिक या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरिक लिपि जब संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया गया, तब जाकर लिपि के मामले में द्वैध या विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो गया। इसके पहले इसके बारे में बहुत विद्रोह था, लेकिन जब ये 14 सितंबर 1949 को ये विधेयक पारित हो गया तो ये अंतिम रूप से इस पर जितने इसमें जो जितने विवाद थे वो समाप्त हो गए। तो अनुच्छेद 343 ये में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरिक होगी। तो इस प्रकार 150 वर्षों का लंबा संघर्ष यानी 1800 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक जो भाषा को लेकर जो संघर्ष था,
वे बाद में देवनागरिक लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई। ये संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया और लास्ट में आके ये देवनागरिक लिपि जो थी वो हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई। तो आपने जाना कि देवनागरिक लिपि के बारे में। अब आते हैं देवनागरिक लिपि का नामकरण। तो देवनागरिक लिपि का नामकरण कैसे हुआ? तो देवनागरिक लिपि जो है वो कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। अर्थात जैसे कुछ विद्वान जो हैं वो नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध, उनका मानना है कि गुजरात में यह लिपि सबसे पहले प्रचलित हुई। तो क्योंकि गुजरात के ब्राह्मणों यानी जो पंडित वर्ग थे, जो नागर ब्राह्मण जिनको बोला जाता था, जो गुजरात के जो ब्राह्मण थे, जो पंडित वर्ग था, उनको नागर ब्राह्मण के बोला जाता था और उसी नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी कहा गया। और अपने अस्तित्व में आने के बाद तुरंत बाद इसमें देव भाषा संस्कृत से लिपिबद्ध किया गया, इसलिए नागरिक में देव शब्द जुड़ गया और यह बन गया देवनागरिक। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध है, अर्थात विकास हुआ है देवनागरिक लिपि का। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि नागवंशी राजाओं की लिपि है, इसलिए इसे नागर कहा गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्थापत्य की एक शैली नागर शैली थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थीं, क्योंकि नागरिक लिपि में चतुर्भुजी अक्षर ग, प, भ, म आदि है, इसी कारण से देवनागरिक लिपि कहा गया था। तो मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है, अर्थात इस सारे मतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण यह मान्य नहीं है। इसलिए इस संबंध में बस इतना कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरिक लिपि का विकास देख लीजिए कि क्या क्या है। तो देवनागरिक लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो गुजरात के नरेश जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये इसका देवनागरिक लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के नरेश जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूल नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी और ये 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुव राज्य ने भी अपने राज्यादेश में इसी लिपि का प्रयोग किया था। तो शिलालेखों और ताम्रपत्रों और हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में भी देवनागरिक लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, देवनागरिक लिपि का जो विकास क्रम है वो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवलिपि, देवनागरिक लिपि माना जाता है। इसका विकास क्रम जान लीजिए कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, फिर कुटिल लिपि से देवनागरिक लिपि का विकास हुआ। अब आते हैं देवनागरिक लिपि के स्वरूप के बारे में। तो यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात ये लिपि इधर से शुरू होती है, ये बाईं से ये बायां। अच्छा, बायां कैसे जानेंगे और दायां? तो अपना दोनों हाथ रखिए, जो दायां है वो देखिए इधर है, ये दायां है और ये बायां है। तो अगर दिमाग में ये न बैठे तो तुरंत जान लीजिए कि ये बायां, मतलब इधर से देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है। और खरोष्टी लिपि का ये जो दायां है इधर से हुआ है, अर्थात इधर से ऐसे इसका विकास हुआ है और दायां से बायां तो खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। यह अक्षरात्मक लिपि है, यह भी अक्षरात्मक लिपि है। अच्छा, जो रोमन लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है। देवनागरिक लिपि है जो वो अक्षरात्मक लिपि है और रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है। इसमें शिलारेखों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये लिखना हो कि जैसे लिखना है कि नमस्कार, तो नमस्कार ऐसे लिख के नहीं छोड़ा जा सकता। इस पे जो ये शिलारेख इसी को कहा जाता है, जो ऊपर की डंडी है इसको ये शिलारेख कहा जाता है। तो इसमें शिलारेखों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं देवनागरिक लिपि की विशेषताएं। आप जान लीजिए कि देवनागरिक लिपि की विशेषताएं क्या हैं। तो देवनागरिक लिपि की विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे समग्रता। तो समग्रता के बारे में जान लीजिए कि समग्रता होता क्या है। तो समग्रता देवनागरिक लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिखने की क्षमता होती है, यानी जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं।
लेकिन रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता, उसमें ज़रूरी नहीं कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे रोमन लिपि में ड और र के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, और हमारे देवनागरिक लिपि में ड है तो ड ही लिखा जाएगा, र है तो र ही लिखा जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए रोमन लिपि में आर का प्रयोग किया जाता है। तो वही अच्छा, और जैसे जंजीर और जडीर का उच्चारण अगर ये देवनागरिक लिपि में है तो दोनों जंजीर जैसे लिखा है जंजीर, ये देखिए जंजीर और जजीड, ये दो हैं तो ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। लेकिन वहीं रोमन लिपि में है तो ये दोनों का उच्चारण एक ही होगा, अर्थात JANGEER। तो ये जंजीर, ये या तो जर्जीड लिखिए, इसको बोलिए, या जंजीर बोलिए। तो ये रोमन लिपि है और ये अपना देवनागरिक लिपि है। यानी मेरे कहने का मतलब कि इसमें जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाए। तो आपने जाना समग्रता। अब आते हैं उच्चारण और लेखन में एकरूपता। आप जानिए कि उच्चारण और लेखन में एकरूपता ये क्या होता है। तो देवनागरिक लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। रोमन लिपि में लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। जैसे नाइफ है, नाइफ तो उसका रोमन लिपि में KNIF ही होगा, और देवनागरिक लिपि में अगर लिखनी है तो नाइफ का नाइफ है लिखा जाएगा। तो इसमें यानी के साइलेंट हो गया। वैसे नॉलेज अगर लिखना है तो हिंदी में नॉलेज का नॉलेज ही लिखा जाएगा, लेकिन वही है अगर ये रोमन लिपि में तो KNOWLEDGE है, मतलब के इसमें छिप जाता है, और ये देवनागरिक लिपि में जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। तो उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता होती है। अपने जो भाषा देवनागरिक है उसमें उच्चारण जो है यानी जो बोला गया वही लिखा जाता है, लेकिन वही रोमन लिपि में कोई ज़रूरी नहीं कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब आते हैं निश्चितता पे। निश्चितता, तो देवनागरिक लिपि में प्रत्येक वर्ग का उच्चारण, देवनागरिक लिपि में जो है वो प्रत्येक वर्ग का उच्चारण निश्चित है और यह हमेशा एक ही रहता है। लेकिन रोमन लिपि में कुछ शब्द के अनुसार उच्चारण बदलता रहता है। जैसे बट है तो बट में BUT होता है। निश्चितता देखिए, बट जो लिखा रहता है तो बट में BUT बट लिखा, तो इसमें यू को यू जो उच्चारण है वो जो यू है या इसको ऐसे बट लिखा तो यू को में बदल जाता है, जो ये है बट। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा, यू को बोला जाता है। वहीं अगर यहाँ पे देखिए PUT है तो प्यूट कहा जाएगा, तो इसमें जो है वही बोला जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये जो देवनागरिक लिपि है वो उसमें निश्चितता होती है, लेकिन रोमन लिपि में उसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। जैसे कहीं पे वो यू को बोला दिया जाएगा, कहीं यू को यू ही बोला जाएगा। तो ये अब आते हैं नियतता पे। नियतता क्या होती है, तो प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, यानी कि फिक्स है। जैसे क को क ही कहा जाएगा, लेकिन रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। क का उच्चारण से भी होता है, के से भी होता है और क्यू से भी होता है। ये तीनों का प्रयोग किया जाता है रोमन लिपि में। और लेकिन अपने जो देवनागरिक लिपि, अपना जो देवनागरिक लिपि है उसमें क को क ही बोला जाएगा, उसको दूसरा नहीं कहा जाता, ख को ख ही बोला जाएगा। लेकिन रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। अब आते हैं कम खर्चीला। तो देवनागरिक लिपि जो है वो कम खर्चीला है, यानी स्थान कम लेता है, लेकिन वही रोमन लिपि है वो ज़्यादा स्थान लेता है। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय को विद्यालय लिखा जाएगा, ऐसे विद्यालय, तो इसमें कम जगह लिया। लेकिन वही अगर वो उसमें लिखा जाएगा देवनागरिक लिपि में तो देखिए विद्यालय का, देखिए इतना है, इतना वर्ण इसका प्रयोग कर रहा है, या इसमें कम है। तो इसमें एक जैसे ये कम खर्चीला है, देवनागरिक लिपि जो है वो कम खर्चीला है, और ये रोमन लिपि है वो ज़्यादा जगह। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देवनागरिक लिपि में शब्द जो हैं वो बहुत कम शब्द में भी अपनी भावनाओं को आप कह सकते हैं, लेकिन वही रोमन लिपि में उसमें शब्द का विस्तार ज़्यादा रहता है। अच्छा, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। अब आते हैं वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता।
इसके बारे में जान लीजिए। तो देवनागरिक लिपि की वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन वर्ण का विभाजन तथा वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है, जिसमें वर्णों को लिखते समय किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। अब आते हैं देवनागरिक लिपि में किए गए सुधार। देवनागरिक लिपि में कौन कौन से सुधार किए गए हैं तो ये जान लीजिए। तो तिलक फॉन्ट, जो तिलक फॉन्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए फॉन्ट का निर्माण किया था। यानी टाइप करने वाली मशीन में 1926 संख्या हुआ करती थी। पहले जो था उसमें टाइप करने वाली जो मशीन था उसमें 1926 संख्या हुआ करती थी, लेकिन उसे हटाकर तिलक ने टाइप अक्षरों की संख्या 190 कर दी। तो तिलक ने फॉन्ट इसलिए बनवाया कि उस समय केसरी नामक पत्र की छपाई करने के लिए फॉन्ट का प्रयोग कर सकें। तो ये तिलक, इसीलिए इसको तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अ की 12 खड़ी पे। अ की 12 खड़ी पे, तो अ की 12 खड़ी के बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। तो अ की 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था। सावरकर बंधु महाराष्ट्र के थे। अ की 12 खड़ी का मतलब होता है कि वो अ जो वर्ण है पर ही 12 मात्राओं का प्रयोग किया जाए। ये जो अ वर्ण है इसी पर 12 मात्राओं का प्रयोग किया जैसे जैसे अ, आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर देखिए ऊ, ये ए, ओ, औ, ऐ, अंग, अह। यानी यही 12 खड़ी मात्राएं हैं। यानी अ पर ही ये 12 मात्राओं का प्रयोग तो ये सावरकर बंधु जो थे उन्होंने किया था। तो अब आते हैं पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग। तो पंचमाक्षरों की जगह, ये पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग कैसे है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तो पंचमाक्षर उसे कहते हैं जो कंठ, ताल, मुंह, दंत, ओष्ठ का अंतिम अक्षर यानी स्पर्श व्यंजन का अंतिम अक्षर वो स्पर्श व्यंजन का कहलाता है। तो जैसे कंठ से क, ख, ग, घ, अंग होता है, फिर तालु से च, छ, ज, झ, इयाँ होता है, फिर मुँह जो होता है वो ट, ठ, ड, ढ, अड़ होता है, फिर दंत से त, थ, द, ध, न होता है, फिर ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म आता है। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है ये जो 25 हैं, तो पहले क्रम में जो है 5, उसके जो अंतिम अक्षर होता है जैसे अंग, इया, अड़, न, अम, यही पंचमाक्षर बोले जाते हैं। इन्हीं को पंचमाक्षर वर्ण कहा जाता है। और इसी के जगह पर अनुस्वार यानी बिंदी, ये जो है अनुस्वार का मतलब होता है, अनुस्वार का मतलब होता है ये बिंदी। तो बिंदी का प्रयोग करने का जो सुझाव था वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। तो पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। जैसे हिंदी लिखा जाता है, देखिए ये हिंदी लिखा जाता है तो इसको उन्होंने ऐसे लिखने का सुझाव दिया, ऐसे, ये बिंदी। उसी तरह से झंडा है तो उसका भी इसी तरह, फिर पंडित का भी उसी तरह से लिखने का सुझाव दिया। अब आते हैं कि मात्राओं को व्यंजनों के बाद दाहिनी तरफ लिखना। अब आते हैं कि मात्राओं को व्यंजनों के बाद दाहिनी तरफ लिखना, इसके बारे में। तो इसके बारे में डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजनों के बाद दाहिनी तरफ लिखने का सुझाव दिया था। जैसे ये होता है, देखिए कुल, ये कुल है 30 को ऐसे लिखने का, ये क, फिर ये ऐसे लिखने का इन्होंने सुझाव दिया था। यानी जिस तरह रोमन लिपि में मात्रा अलग अलग रख लिया जाता है, जैसे सीता को सीता तो CEETA लिखा जाता है, ठीक वैसे ही इन्होंने ये सुझाव दिया था कि ये दाहिनी तरफ ये मात्राओं को लगा के उसके बाद तब लिखा जाए। अब आते हैं महाप्राण के लिए अल्प प्राण के नीचे एस चिन्ह को लगाना। तो ये इसका सुझाव श्रीनिवास ने
श्रीनिवास ने महाप्राण यानी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और अल्प प्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। यानी महाप्राण के लिए अल्प प्राण के नीचे यस चिन्ह लगाने का सुझाव जो दिए थे वो दिए थे श्रीनिवास दास। अब आते हैं, अब देवनागरी की लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग, तो इसका सुझाव कौन दिए थे ये जान लीजिए। ये जो देवनागरिक लिपि है इसके स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग का सुझाव दिए थे, तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। अब आते हैं नागरिक लिपि सुधार समिति 1935। तो नागरिक लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 में हुई थी, और नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन काका कालेकर की अध्यक्षता में 1935 में की गई थी। ये जो नागरिक लिपि है इसके अध्यक्ष जो थे वो काका कालेकर थे। हिंदी साहित्य ये इसका जो था जो ये अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हुई थी, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में हुआ था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंदौर अधिवेशन में हुआ था। अब आते हैं हिंदी लिपि सुधार समिति का गठन। तो हिंदी लिपि सुधार समिति का जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था। अब इसके बारे में भी जान लीजिए कि 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा ने भी नागरिक लिपि सुधार हेतु एक परिषद का गठन किया था। हिंदी लिपि सुधार समिति का यही गठन हुआ था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश नागरिक लिपि सुधार समिति। अब आते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन 1947 में हुआ था। डॉक्टर नरेंद्र देव की अध्यक्षता में डॉक्टर नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 31 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। अब आते हैं लिपि सुधार परिषद। तो लिपि सुधार परिषद का गठन 1953 में हुआ था। ये नरेंद्र देव समिति की अनुशंसाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में यह समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो आपने ये जाना। अब आते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा देवनागरिक लिपि का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा देवनागरिक लिपि का प्रकाशन के बारे में इसके अंतर्गत कई हैं। तो मानक देवनागरिक लिपि का वर्णमाला का प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। फिर हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में हुआ था। फिर देवनागरिक लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी में हुआ था। मतलब मेरे कहने का मानकीकरण का मतलब होता है कि किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसकी मानकीकरण कहलाता है। फिर से जान लीजिए कि मानकीकरण का मतलब होता है कि किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, ये थोड़ा प्रश्न देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न ये बनता है। तो आप जानिए सबसे पहले कि ये जानिए कि पहला ये बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक लिपि है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि देवनागरिक लिपि कैसे लिखी जाती है। तो वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद चौथा है कि सर्वाधिक प्राचीन कौन सी लिपि है। ये चौथा जो प्रश्न है वो है कि सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। तो ये है ब्राह्मी लिपि। पांचवा प्रश्न ये बनता है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो खरोष्टी लिपि की मैं पहले ही बताई हूँ, सिंधु लिपि के बारे में, खरोष्टी लिपि के बारे में, फिर अपना ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ये बन गया है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अरमाइक लिपि से हुई है। फिर छठवां क्वेश्चन ये बनता है कि खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन वही खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब सातवां प्रश्न ये बनता है कि नागरिक लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो काका कालेकर थे। और उसके बाद आठवां क्वेश्चन ये बनता है कि देवनागरिक लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था।
देखिए वहाँ मैं बताई हूँ ना कि नागर ब्राह्मणों का वो था, वो ब्राह्मण थे और नागर ब्राह्मण कहे जाते थे जो पंडित वर्ग थे, तो वो गुजरात के रहने वाले थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो यहाँ पे गुजरात राज्य में हुआ था। अब आते हैं 9वां प्रश्न पे कि किसी विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का, मतलब किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सुनीति कुमार चटर्जी। अच्छा, ये आता है अब 10वां प्रश्न में आइए कि 10वां है अशोक का काम मानसेहरा तथा साहबजीगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। देखिए मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अशोक का काम मानसेहरा तथा साहबजीगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अच्छा, अब 11वां क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों यानी ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है, तो ये क्वेश्चन जरूर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों यानी ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है, तो सार ए कुना। अब आते हैं 12वें प्रश्न पे कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जेम्स प्रीसप थे। उन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सहायता पाई थी। जो ये अशोक के शिलालेख थे उसको सबसे पहले ये जेम्स प्रिंसिप ही पढ़े थे। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है। अच्छा, 14वां क्वेश्चन देखिए कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो 1956 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन ये देखिए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो आपने ये जाना आज कि सिंधु लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि क्या होती है, ब्राह्मी लिपि क्या होती है। तो ब्राह्मी लिपि के अंदर मैं आपको बताई हूँ कि ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई थी वो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।